चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है एक कहानी से जहां पर हमको बताया जाता है कि बहुत पहले जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट बना तब लोग एज सिटीजन्स इमर्ज हुए, जहां पर सबके इक्वल राइट्स थे। फिर बाद में लोगों को उनकी नॉलेज के बेसिस पर 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया था। पहली कैटेगरी के अंदर आते थे रूलर, जमींदार, रॉयल लीनिएज और भी सब कैटेगरीज थी। दूसरी कैटेगरी के अंदर राजगुरुज, मंत्री, डिप्लोमेट्स, कमांडर्स और भी काफी कुछ। तीसरी कैटेगरी के अंदर फार्मर्स, ट्रेडर्स, टेम्पल स्कल्पचर्स, आर्टिस्ट और वीवर्स थे। और चौथी में वो लोग आते थे जिनको स्लेव्स बनाया जाता था, जिन्हें बंधक बनाकर काम कराया जाता। और इस कैटेगरी में सबसे नीचे एक हंटर कम्युनिटी आया करती थी जिसको सबसे ज्यादा दबाया गया और उसके ऊपर अत्याचार भी काफी हुए थे, जिसको नायादी कहते हैं। नायादी कम्युनिटी का जीना बहुत मुश्किल था और वो दिन में बाहर नहीं निकल सकते थे, और अगर कोई गलती से बाहर निकल जाता था तो उसे आम आदमी पीट पीट कर मार डालते। यहाँ से वहां जाने के लिए रात में ही उनको निकलना होगा, खुद से कुछ कमा नहीं सकते, जीने खाने के लिए दूसरे से मांगना होगा। और भी बहुत अत्याचार उस कम्युनिटी पर होते थे। अब बड़ी कम्युनिटी के अत्याचार तो थे ही, साथ ही साथ जंगलों के अंदर वो रहा करते थे तो उन पर वाइल्ड एनिमल्स का भी खतरा बना रहता था और वो दोनों ही तरफ से डर के साये में जी रहे थे। तो उन्होंने अपना डर भगाने के लिए एक जंगल की गार्डियन डीटी को पूजना शुरू कर दिया था, जिसके अंदर वो विच क्राफ्ट, सोर्सरी और सैक्रिफाइस जैसी प्रैक्टिसेस करने लगे। और सैक्रिफाइस में वो जानवरों से लेकर इंसानों तक का सैक्रिफाइस यानी कि बलि दिया करते थे ताकि उस डिवाइन फोर्स से उनको शक्तियां मिलती रहें। अब इस हंटिंग कम्युनिटी से डोमिनेंट कम्युनिटी के लोग और वाइल्ड एनिमल्स डरने लगे थे और कुछ समय बाद अंग्रेजों को भी उनसे दिक्कत हुई। तो डोमिनेंट कम्युनिटी और अंग्रेजों ने मिलकर कानून बनाया कि कोई भी ऐसे सैक्रिफाइस रिचुअल्स प्रैक्टिस नहीं करेगा और अगर करता हुआ पाया गया तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। अब हंटिंग कम्युनिटी डर में रहने लगी तो उसने वो सब प्रैक्टिस छोड़ दी। लेकिन एक दिन खबर मिली कि कोई एक फैमिली अभी भी डीटी की वर्शिप और वो सब प्रैक्टिस कर रही है और उन्हें ढूंढने के लिए कुछ लोगों को भेजा गया, जिन्होंने देखा कि एक फैमिली रिचुअल कर रही है और वो अपनी बेटी के लिए 1000 साल उम्र मांगते हैं और सैक्रिफाइस में हस्बैंड वाइफ खुद को ही सैक्रिफाइस कर देते हैं, जिसके बदले में डीटी उनकी बेटी के लिए एक गार्डियन एंजल दे देती है। और उस गार्डियन डीटी को देखकर वहां आए लोग डरकर भाग जाते हैं। अब वो बच्ची जंगल में ही बड़ी होती है और वो गार्डियन डीटी हमेशा उसके साथ रहकर उसका ख्याल रखती है। वो बच्ची बड़ी हो जाती है और एक दिन रॉयल फैमिली का वारिस उसे देखता है और उसे चाहने लगता है। वो उसको प्रपोज करता है और ये सोचकर कि इससे उसकी हंटिंग कम्युनिटी का संबंध रॉयल फैमिली से हो जाएगा, वो हाँ भी कर देती है। वो दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन गार्डियन डीटी की वजह से वो जंगल से बाहर नहीं जा सकती थी। तो राजा वहां पर एक महल बनवा देता है और उसके साथ ही रहने लगता है। अब गांव के लोगों को जब ये बात पता चलती है तो वो कहते हैं कि वो लड़की एक चुड़ैल है और राजा का उससे शादी करके उसके साथ रहना बिल्कुल गलत है। अब गांव के अंदर सूखा भी पड़ जाता है, जिस पर सभी लोग गुस्से में राजा के पास जाते हैं, जो कि उनसे वादा करता है कि उनकी सोच गलत है और वो हर चीज एक्सप्लेन भी कर देगा, उनके सुपरस्टिशंस को भी खत्म कर देगा और सूखा पड़ने से जो उनका नुकसान हुआ है उनको मुआवजा भी दे देगा, जिससे कि सभी शांत हो जाते हैं। अब कुछ समय के बाद में गाँव के 10 आदमी, 10 बच्चे और 10 वर्जिन लड़कियां गायब हो जाती है और गाँव वाले उन्हें सब जगह ढूंढते हैं लेकिन कोई नहीं मिलता। खैर कुछ दिन बाद गाँव वालों को उस लड़की पर फिर से शक होता है और वो महल चेक करने जाते हैं तो वो और राजा एक डीटी की वर्शिप कर रहे थे। वो कोई रिचुअल कर रहे होते हैं और सैक्रिफाइस में एक आदमी, एक बच्चे और एक वर्जिन गर्ल को आग में फेंक दिया जाता है और ये काम वो पिछले 9 दिन से कर रहे थे। और जो 30 लोग गायब हुए थे वो उन्हीं लोगों ने गायब करवाए थे और वो रोज 3 लोगों की बलि दिया करते, यानी कि एक आदमी, एक बच्चा और एक वर्जिन लड़की। अब गांव वालों ने सब कुछ देख लिया था तो वो बचे हुए 3 लोगों को बचाते हैं और राजा रानी को कैद करके महल को आग लगाकर उन्हें जिंदा ही जला देते हैं और इसी के साथ में ये वाली कहानी खत्म होती है और सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं एक हुडेड पर्सन को जो कि एक घर में जाता है और एक लड़की का एग्जॉर्सिज्म करने लगता है, लेकिन वो लड़की जो पजेस हुई थी वो काफी एग्रेसिव हो जाती है और अपने दोस्तों को खत्म करने लगती है, जिसके साथ ही उस लड़की की नींद खुल जाती है क्योंकि ये एक बुरा सपना था। और इस लड़की का नाम मित्रा होता है, जिसके पास में उसकी दोस्त स्वाति आती है और कहती है कि वो दिन रात गोस्ट, एग्जॉर्सिज्म, पैरानॉर्मल जैसी चीजों के बारे में ही सर्च करती रहेगी तो उसको तो ऐसे सपने आएंगे ही। खैर अब उन दोनों का दोस्त फैबी वहां पर उन्हें बुलाने आता है और कहता है कि आदर्श ने उनको बुलाया है और कोई रविचंद्रन नाम का आदमी आया है। अब हम इस ग्रुप के बारे में थोड़ा सा जान लें तो आदर्श और मित्रा का एक फ्रेंड ग्रुप है और वो सब यूट्यूब के लिए पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के व्लॉग्स और वीडियोस बनाते रहते हैं। अब सभी लोग हॉल में आते हैं और रविचंद्रन उनसे बात कर रहा होता है, जो कि कहता है कि उसने एक 200 साल पुराना बंगलो खरीदा है जहाँ पर उसको ये पता चला है कि उसके बगल के एस्टेट में कोई पैरानॉर्मल स्पिरिट एग्जिस्ट करती है और उसका प्लान अपने बंगलो को रिजॉर्ट बनाने का था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पा रहा है और ना ही उसको बेच पा रहा है क्योंकि उसकी कीमत काफी कम हो चुकी है। और ऑब्वियस सी बात है, भूत प्रेत वाली जगह को कौन ही खरीदना चाहेगा। खैर अब तभी वो उन लोगों को नायादी की कहानी भी सुनाता है और कहता है कि पहले उसे भी यकीन नहीं था, लेकिन कहानियों से और आसपास के लोगों के हिसाब से राजा रानी की आत्माएं अभी भी वहां पर भटक रही हैं। और वो आगे बताता है कि पहले वो भी इन सब पर यकीन नहीं करता था, लेकिन उसे बंगलो के अंदर 200 साल पुरानी एक किताब मिली है जिसके अंदर यही कहानी थी, जिस पर स्वाति कहती है कि कहानी तो किसी ने मजाक के लिए लिख दी होगी,
इस पर वो कहता है कि हो सकता है, लेकिन स्ट्रेंज बात यह है कि किसने वो किताब लिखी, कब लिखी, ये भी किसी को नहीं पता। और वो चाहता है कि लोग वहाँ पर आए और देखें और उनका जो काम है वो करें और वीडियो बनाएं और साबित कर दे कि वो बिल्कुल भी भूतिया जगह नहीं है, ताकि या तो वो वहाँ पर रिजॉर्ट बना पाए या फिर उसको बेच पाए। अब आदर्श टीम से डिस्कस करता है कि उन्हें कंटेंट और पैसा मिल रहा है, तो वो चले जाते हैं और जरा सी भी दिक्कत होगी या खतरा होगा तो वो लोग तुरंत ही वापस आ जाएंगे, जिस पर सभी लोग एग्री करते हैं और रविचंद्रन उनको एडवांस पैसे दे देता है और अपना कार्ड देकर वहाँ से निकल जाता है। खैर अब वो लोग अगले दिन वहाँ के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में एक मेंबर को कोई हुडेड फिगर दिखाई देती है, जिससे वो डर जाता है, लेकिन उसे अपना वहम मानकर वो लोग आगे चल देते हैं। खैर अब वो लोग एक लंबे सफर के बाद रविचंद्रन के बंगलो पहुंच जाते हैं, जो कि जंगलों के बीचों बीच था, और वो लोगों को ग्रीट करके उनके रूम्स उनको बताता है। और यहाँ पर हम घर के आसपास उसी हुडेड फिगर को बार बार देख पाते हैं। अब आदर्श को रूम के अंदर एक रानी की पोर्ट्रेट लगी मिलती है, जिसको देखकर वो सोचता है कि ये नायादी हो सकती है। साथ ही साथ मित्रा भी ये सोचती है कि ये घर तो बिल्कुल उसके नाइटमेयर जैसा ही दिख रहा है, जो कि बहुत ही अजीब बात थी। तभी आदर्श अब एक बंद कमरे में जाने लगता है, लेकिन रविचंद्रन उसको रोक देता है कि ये रूम उसकी वाइफ का है, जिसे 2 दिन से वायरल फीवर हुआ है और रूम ओपन करने से वो स्प्रेड हो सकता है और वो एस्टेट से वापस आने पर सबको उससे मिलवा देगा और अभी के लिए वो उसे डिस्टर्ब ना करें, जिस पर आदर्श मान जाता है। खैर अब वो अकेला बैठा हुआ था, जिसके पास में मित्रा आती है और वो उससे कहता है कि यहाँ पर आने से पहले उसने इस प्लेस और नायादी के बारे में थोड़ी रिसर्च करी है और नायादी यहाँ पर सेंचुरीज पहले तक रहते थे और उस कम्युनिटी के कई लोग दूसरी जगह पर रहते हैं और उसे यहाँ पर कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट्स भी पता चले हैं। वो नायादी के बारे में बताता है कि वो जानवरों और लोगों से डरते थे, तो उन्होंने ट्रांस माइग्रेशन की आर्ट सीखी और उन लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए कई डेमिगॉड्स को वर्शिप किया, जैसे कि मुतप्पन, कारण कुट्टी, कुट्टी चातन और पारा कुट्टी। और इससे उन्होंने कुछ शक्तियां भी हासिल करी थी, जिसके अंदर मेन शक्ति है ओडियन की, यानी कि यहाँ पर शेप शिफ्टिंग की। और ये कम्युनिटी हमेशा हायर क्लास लोगों से और जानवरों से डरते थे, तो उनसे बचने के लिए शेप शिफ्ट कर लेते थे और उनके पास में हवा की रफ्तार से भागने की और एक जगह से दूसरी जगह कूद कर जाने की काफी यूनिक शक्तियां थी। खैर वो आगे कहता है कि ये जगह काफी अजीब है, यहाँ के लोकल्स को इसके बारे में नहीं पता, मैप पर भी ये जगह नहीं है और यहाँ किसी के भी नेटवर्क नहीं आ रहे और कल उन्हें जंगल में जाना है तो वो वापस कैसे आएंगे। इस पर मित्रा कहती है कि वो डरे नहीं, जिस पर वो बोलता है कि ये बात डरने की नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये काफी कंसर्निंग पॉइंट है और हल्की सी भी दिक्कत होने पर वो लोग यहाँ से वापस चले जाएंगे। अब तभी उसकी किताब नीचे गिर जाती है, तो वो उसको उठाने लगता है, लेकिन तभी उसे मित्रा के अंदर किसी भूत की झलक दिखाई देती है, लेकिन वो खुद को संभालता है और समझता है कि ये उसका वहम होगा। अब रात को सभी लोग भोजन कर रहे होते हैं और रविचंद्रन उनको जड़ी बूटियों वाली वाइन देता है, जिसको सभी पीते हैं, लेकिन फैबी नहीं पीता क्योंकि वो बाहर था। और अब सभी लोगों को विंडो पर वही हुडेड पर्सन दिखाई देता है, जिससे सभी डर जाते हैं। और अब फैबी वहां पर आकर बताता है कि उसने वाइन में मशरूम मिलाया था, जिससे कि सबको ये लगता है कि शायद ये हेलुसिनेशंस मशरूम की वजह से हो रहे होंगे। अब सभी लोग सोने चले जाते हैं और फैबी वहीं पर रुकता है, जिसको कोई इनविजिबल फोर्स हॉन्ट करती है और हवा में उड़ा देती है और गिराकर बेहोश भी कर देती है, जिससे कि वो ये सब भी भूल जाता है। और फैबी ने तो मशरूम खाली मजाक में मिला दिया था, लेकिन यहाँ पर जो चीजें हुई थी वो वाकई में हो रही थीं। अब अगले दिन सभी उस एस्टेट के लिए निकल जाते हैं। तभी रविचंद्रन बताता है कि वो एस्टेट थोड़ी ही दूरी पर है, लेकिन वो सब लोग काफी थक गए थे और आगे नहीं चल सकते थे। तो आदर्श यहाँ पर सजेस्ट करता है कि रात होने वाली है, तो वो लोग अभी यहीं पर कैंप लगा लेंगे, जिसके बाद में वो सुबह आगे चल देंगे। अब सभी लोग कैंप लगाते हैं और हम किसी और को हर टाइम उनके ऊपर नजर रखते हुए फील कर पाते हैं और अब वो लोग कैंप फायर लगाकर आराम करने लगते हैं। आदर्श और मित्रा थोड़ी दूर थे और यहाँ पर आदर्श मित्रा को पसंद करता था, तो वो भी उसको प्रपोज कर देता है और वो भी उसको चाहती थी, तो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है। अब उन दोनों को जंगलों में वही हुडेड पर्सन दिखाई देता है, जिससे डर कर वो वापस ग्रुप के पास आते हैं और आदर्श कहता है कि ये जगह सेफ नहीं है, उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और वो लोग ये सोचते हैं कि वो अपना सामान बाद में ले लेंगे, जिसके बाद में वो अपना टेंट और सामान वगैरह वहीं पर छोड़कर आगे निकल जाते हैं। लेकिन अजीब बात ये थी कि काफी आगे जाने के बावजूद भी वो घूमकर सेम जगह पर वापस आ जाते हैं और अब सभी लोग बहुत परेशान होने लगते हैं, जिन्हें आदर्श संभालता है और कहता है कि डर की वजह से वो लोग रास्ता भटक गए होंगे और अब वो क्लियर माइंड से आगे जाएंगे। लेकिन होता यह है कि कितना भी क्लियर माइंड करने के बावजूद भी वो बार बार घूमकर उसी जगह पर आ जाते थे और हर बार उन्हें अलग सिंबल की चीजें वहां पर रखी हुई मिलती, जो कि मुझे थोड़ा थोड़ा ब्लेयर विच जैसा लग रहा है। खैर अब अलग अलग सिंबल्स में आग जलती हुई मिलती है, जिससे कि वो और परेशान होने लगते हैं और अब एक दोस्त निवास उनसे अलग हो जाता है, जिसे ढूंढने आदर्श और मित्रा जाते हैं। तभी हम निवास को देखते हैं, जिसे वही हुडेड पर्सन हॉन्ट करता है, जिससे बचकर वो भागने लगता है और यहाँ पर आदर्श और मित्रा को अलग अलग जलते हुए सिंबल्स बार बार दिखाई दे रहे थे, जिनसे डरकर वो वापस ग्रुप के पास आते हैं। तभी हम निवास को देखते हैं, जिस पर वही हुडेड पर्सन अटैक कर देता है और ये पर्सन भी नॉर्मल नहीं है, इसके पास काफी ज्यादा एबिलिटीज है और वह निवास को लेविटेट करके खत्म कर देता है। खैर अब सभी लोग निवास को ढूंढते हुए आते हैं, जिन्हें उसकी सर कटी हुई लाश मिलती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और तभी हम उस हुडेड पर्सन को निवास के सर के साथ देखते हैं। अब बाकी लोग डर कर यहाँ वहाँ भटक रहे थे, जिन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता और तभी एक मेंबर अरविंद का रविचंद्रन से झगड़ा भी हो जाता है कि ये सब उसकी वजह से ही हो रहा है और रविचंद्रन गुस्से में वहां से चला जाता है कि वो अकेले ही बाहर चला जाएगा।
खैर अब ये लोग बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं और तभी कोई इनविजिबल फोर्स स्वाति को कहीं पर खींच लेती है। वो थोड़ी दूर जाकर गिरती है और आवाज लगाने लगती है, जिसको ढूंढने के लिए आदर्श जाता है और वो बाकी 3 लोगों को एक साथ रुकने के लिए बोलता है। अब वो जाकर स्वाति को ढूंढता है, जो कि उसको मिल भी जाती है, लेकिन वो लोग अपने ग्रुप तक नहीं पहुंच पाते और भटकने लगते हैं। यहाँ पर रविचंद्रन घूमकर वापस उन तीनों के पास आ जाता है और उनसे माफी मांगता है और साथ रहने के लिए बोलता है। अब फैबी और अरविंद उसके पास मित्रा को छोड़कर स्वाति और आदर्श को ढूंढने जाते हैं और तभी कोई इनविजिबल फोर्स उनको भी हॉन्ट करती है, खाई में गिरा देती है, उनको फॉलो करती है और फैबी को कहीं पर खींच लेती है। जिसको होश आता है तो वो अरविंद की बॉडी को देखता है और अब उसके पास हुडेड पर्सन आता है, जो कि एक वूडू डॉल को तोड़ता है, जिसके साथ ही फैबी 2 टुकड़ों में बटकर खत्म हो जाता है, यानी कि वो वूडू डॉल उसकी ही थी। एंड ट्रस्ट मी, ये जो वूडू शिट होता है ना, ये बहुत ही भयानक होता है। अब हम आदर्श, मित्रा, स्वाति और रविचंद्रन को देखते हैं, जो कि यहाँ वहाँ भटक रहे थे और तभी आदर्श एक आइडिया निकालता है कि उन्हें सन डायल क्लॉक की मदद लेनी चाहिए, यानी कि सूरज की मदद से चलने वाली घड़ी। शैडो पड़ती है, उसकी मदद से टाइम वगैरह देखा जा सकता है, दिशा पता लगती है और ऐसा करके वो रविचंद्रन के बंगलों तक पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर उसकी वाइफ से भी वो लोग मिल लेते हैं और आदर्श यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान है, जो कि पुलिस के पास जाने का बोलता है और विलेजर्स और लोकल से मदद लेने का बोलता है। अब रविचंद्रन की वाइफ उन सबको पानी देती है और पानी पीते ही तीनों बेहोश हो जाते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद में आदर्श और स्वाति को होश आता है, जो कि बंधे हुए थे किसी रिचुअल वाली जगह पर और उनके सामने बैठे हुए थे रविचंद्रन और उसकी बीवी। और दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं नायादी मूवी के असली पत्ते। तो नायादी की कहानी के जो राजा और रानी थे वो वहाँ पर जलकर मारे गए थे, ये बात हमको पता है, लेकिन ये आधा सच था, क्योंकि उन्होंने अपनी सोल्स को उन रेस्क्यू किए लड़के और लड़की में डाल दिया था। जी हाँ, यानी कि शुरुआत वाले लड़के और लड़की में, और ऐसे ही वो बच गए और आखिरी 800 सालों से वो ऐसे ही अपनी बॉडीज को स्विच करके जिंदा हैं और हर 60 साल बाद वो अपनी बॉडीज बदल लेते हैं और करंट बॉडीज के अंदर वो 60 साल के हो चुके हैं और अब उनको नई बॉडीज चाहिए, जो कि आदर्श और स्वाति की होगी। और उन्होंने 3 लोगों को अपने रिचुअल के लिए मारा है। अब आदर्श खुद को फ्री करके दोनों को एक रूम में बंद कर देता है। अब वो और स्वाति मित्रा को ढूंढने लगते हैं और वो उनको मिल भी जाती है। वो तीनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन मित्रा उन दोनों के सर पर लकड़ी से वार करके उन्हें बेहोश कर देती है। अब उन दोनों को फिर से होश आता है और वो फिर से बंधे हुए थे। मित्रा यहाँ पर असल में रविचंद्रन से मिली हुई थी, यानी कि उस राजा की सोल से, और वो रिचुअल करने लगती है, जो कि उन दोनों की बॉडीज को मार करके उनके गॉड ऑफ प्रोटेक्शन को ऑफर करती है और उसकी ऑफरिंग्स एक्सेप्ट भी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आप ये बात सोच रहे होंगे कि मित्रा की ऑफरिंग्स क्यों एक्सेप्ट हुई हैं और यहाँ पर उनकी मदद कर क्यों रही है, पैसों के लिए या फिर क्या? जिसके बाद में मित्रा वापस से रिचुअल ग्राउंड पर आती है। और दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के बचे हुए बाकी असली पत्ते। तो उस दिन गांव वालों ने असल में 3 लोगों के साथ में एक इन्फेंट, यानी कि एक छोटे बच्चे को भी रेस्क्यू किया था और ये इन्फेंट कुछ और नहीं बल्कि राजा और रानी की ही बेटी थी और उसके अंदर भी वो नायादी है, तो वो भी तब से ही जिंदा है और बॉडीज चेंज करती आ रही है और मित्रा की बॉडी उसने बचपन में ही ले ली थी और यही रीजन था कि वो इनकी मदद कर रही है, यानी कि अपने माँ बाप की मदद कर रही है। बॉडीज बदल सकती हैं, लेकिन यहाँ पर तो सोल का चक्कर था। सोल्स के हिसाब से तो वो उसके ही माँ बाप थे और वो उनकी बेटी थी। अब वो रिचुअल करती है और चारों की सोल्स को एक्सचेंज कर देती है, जिससे आदर्श और स्वाति के अंदर राजा और रानी की सोल आ जाती है और उनकी ओल्ड बॉडीज के अंदर इन दोनों की सोल चली जाती है। और ऐसा ही सेम कॉन्सेप्ट आपने किस मूवी के अंदर देखा है, कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी बता दो, कोई भी चीटिंग मत करना। बाकी अगर आप नहीं बता पाए हैं तो मैं बता देता हूँ कि स्केलेटन की मूवी के अंदर ऐसा ही हुआ था और उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दूंगा, जाकर देखना, वो भी काफी इंटरेस्टिंग मूवी है। खैर, अब रिचुअल खत्म करते हुए मित्रा उन दोनों को खत्म कर देती है और आदर्श उससे पूछता है कि वो उन्हें जिंदा भी तो छोड़ सकती थी, इस पर वो कहती है कि इससे उनकी ट्रांस माइग्रेशन की आर्ट बाहर आ सकती है, उसे वो लोग सीख सकते हैं जिन्होंने उसको देखा हो, और अब वो आदर्श को भी खत्म कर देती है। खैर, मूवी के एंडिंग सीन में दिखाया जाता है कि कैसे उन्होंने ये सब किया। ये प्लान असल में पहले से ही बना हुआ था, 3 लोगों को उन्होंने कैसे मारा एंड ऑल, और वो सिंबल्स वगैरह बनाना, आग लगाना, सब कुछ मित्रा अपनी पावर से कर रही थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इनके पास पावर्स होती है, इन्होंने अपने गॉड को या फिर ये कहें डेमी गॉड्स को खुश किया था। खैर, मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम आदर्श के भाई को देखते हैं, जो कि एक 600 साल पुरानी नायादी के पास में था और वो नायादी उसे सब कुछ बताता है कि चीजें कैसे काम करती हैं। और यहाँ पर आदर्श का भाई असल में अपने भाई को फिर से जिंदा करना चाहता है और ये हो सकता है क्योंकि 14 दिन पूरे नहीं हुए थे उसको मरे हुए और 14 डेज के अंदर अंदर आप उसको जिंदा कर सकते हो और नायादी की मदद से ये हो सकता है। मीन्स यहाँ पर हम शायद से सेकंड पार्ट भी देख सकते हैं। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी नायादी फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। मुझे तो पर्सनली मूवी काफी अच्छी लगी। मूवी के अंदर कॉन्सेप्ट को जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है, डायरेक्ट किया गया है, वो काफी बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात आप ये भी सोच रहे होंगे कि राजा और रानी तो बार बार अपनी बॉडीज को चेंज कर रहे थे, लेकिन उनको कोई रोक क्यों नहीं पा रहा था। तो आपको याद होगा कि शुरुआत में वो जो बच्ची थी जो कि आगे चलकर रानी बन गई, वो थी तो नायादी ही अल्टीमेटली, और उसके माँ बाप ने खुद का सैक्रिफाइस डेमी गॉड्स को दे दिया था या फिर ये कहें कि डियटी को दे दिया था, जिसके चलते उसने वादा किया कि वो उसके साथ में 1000 साल तक रहेंगी, यानी कि 1000 साल तक वो जिंदा रहेगी।
और इसी वजह से उसको इतनी सारी सुरक्षा मिल रही थी। एटलीस्ट मेरे ख्याल से वो 1000 साल तक तो सेफ हैं। यानी कि मेरे हिसाब से वो अभी 4 और बॉडीज बदल सकते हैं। और बात करें कि आगे क्या होगा, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आदर्श का भाई ये सब सीखेगा और शायद से अपने भाई को बचा भी लेगा। मूवी के अंदर काफी कुछ हो सकता है। यहाँ पर राजा और रानी से यानी कि नायादी कम्युनिटी से इसकी लड़ाई भी हो सकती है। और अगर वो इस चीज में सक्सेसफुल नहीं होगा तो फिर तो कुछ भी नहीं होना, उसकी भी मौत होने वाली है। बात रही कि 1000 साल होने के बाद में क्या होगा, तो मेरे हिसाब से ये दोनों ही अपनी बेटी यानी कि मित्रा के लिए खुद का सैक्रिफाइस फिर से दे देंगे, जिसके चलते उनकी बेटी को अब 1000 साल मिल जाएंगे, जिसके चलते आने वाले 1000 साल तक वो फिर से यही सब करेगी। और जब वो शादी करेगी तो उसका पति भी शायद से नायादी हो सकता है, और अगर नायादी नहीं भी होगा तो वो उसको ये सब कुछ सिखा देगी। और ऐसे ही ये साइकिल कंटिन्यू होती रहेगी। और ये भी तब तक ही होगा जब तक इनकी डियटीज इनसे खुश रहेंगी। अगर कुछ भी रिचुअल में गलती हो गई या फिर कुछ भी गलत हो गया तो उसके बाद में वो नाराज हो सकती हैं, जिसके चलते इनकी मौत हो जाएगी। और हाँ, आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये हुडेड पर्सन कौन थे, तो हुडेड पर्सन कोई और नहीं बल्कि ये तीनों ही थे, यानी कि मित्रा, रविचंद्रन और उसकी बीवी। इनके पास में शक्तियां थी तो ये कभी भी गायब हो जाते थे, कहीं पर भी कूद सकते थे और इसलिए इतनी इजीली ये सबको मार पा रहे थे। और इन्होंने चोगा इसलिए पहना हुआ था ताकि ये किसी को दिखाई ना दे और इनका प्लान फेल ना हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये थ्योरीज और मूवी अच्छी लगी होगी।